बच्चों ग्रुप में मैसेज कर दो, फिर आपका व्हाट्सएप पे ग्रुप बना हुआ है कि जल्दी से ज्वाइन कर लें क्लास सब लोग। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है सबको? बच्चों आप लोगों ने, सिर्फ 3 लोगों ने क्लास ज्वाइन की हुई है, बाकी लोग किधर हैं? एलएमएस पे ये शो हुआ था आपको लिंक जूम का? आपने किया? देखा आप लोगों में से किसी ने? बच्चों आप लोगों ने ये लिंक एलएमएस से लिया है? दुआए जैनब, अनम यस फिरदौस। मैम। ठीक है, जल्दी से ग्रुप में मैसेज कर दें अगर आपका व्हाट्सएप पे ग्रुप बना हुआ है कि सब लोग ज्वाइन कर लें क्लास। ये तो लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था? व्हाट इज हाइपरटेंशन? प्रेशर ऑफ हाइपरटेंशन इज बेसिकली हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है, हाइपरटेंशन आप कब लेवल करती है किसी पेशेंट को? जब किसी पेशेंट का सस्टेन ब्लड प्रेशर होता है इन 2 सेपरेट ओकेजन्स, और जो टेम्परेचर, जो ब्लड प्रेशर हम जिसकी जो रेंज लेते हैं वो 140/90 अबव अगर वो ब्लड प्रेशर होता है इन 2 सेपरेट ओकेजन्स, तो हम उसे क्या कहते हैं? हाइपरटेंशन। ठीक है, अगर कोई पेशेंट जिसकी कोई सिंगल रीडिंग आ जाती है हमारे पास ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर की, तो हम उसको एट द स्पॉट हाइपरटेंसिव कंसिडर नहीं करते, उसको लेबल नहीं करते। ठीक है, हाइपरटेंशन के लिए पेशेंट की एक तो हिस्ट्री होनी बहुत जरूरी है, कि हो सकता है कि पेशेंट जो आपके पास प्रेजेंट किया है वो ओल्ड एज में पेशेंट हो, उसके साथ कोई और इश्यूज हो, हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिक इशू है, उसकी डाइटरी हैबिट्स ऐसी हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आप उसको उसके साथ को रिलेट करते हो उसकी कंडीशन को। ठीक है, तो हाइपरटेंशन की जो डेफिनेशन है वो आपने वाइवा में जस्ट ये नहीं बता देना कि हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है, सस्टेन ब्लड प्रेशर, सस्टेन हाई ब्लड प्रेशर एट 2 डिफरेंट सेपरेट ओकेजन्स। ठीक है, और हाई ब्लड प्रेशर जो है वो 140/90 हो, इक्वल टू 140/90 और अबव मिलीमीटर ऑफ मर्करी। ठीक है, इसमें जो ऊपर वाला ब्लड प्रेशर होता है वो कौन सा होता है? सिस्टोलिक, एंड द लोअर वन इज डायस्टोलिक। ठीक है, now today's our topic is about acute rheumatic fever, and it is again a very important topic regarding cardiovascular system, cardiovascular diseases में this is very very important topic। ठीक है, अब ये टॉपिक क्यों important है? बिकॉज आपने देखा होगा कि कॉमनली हमें हम देखते हैं कि कॉमन पॉपुलेशन में क्या होता है कि हमें जो सोर थ्रोट की एक वो प्रॉब्लम है वो बहुत ज्यादा कॉमन देखी जाती है। ठीक है, फ्रेंजाइटिस जो हो जाता है नॉर्मली। ठीक है, अगर ये फ्रेंजाइटिस हमें डेवलप हो ड्यू टू ग्रुप ए बीटा स्ट्रेप्टोकोकस ऑर्गेनिज्म की वजह से, बैक्टीरिया की वजह से, तो उसकी वजह से फ्रेंजाइटिस जो डेवलप होता है, उस फ्रेंजाइटिस से
लेटेंट पीरियड के बाद 2 to 3 वीक्स के बाद पेशेंट जो है समटाइम्स एक्यूट रोमैटिक फीवर डेवलप कर लेता है, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिजीज रिगार्डिंग और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, बिकॉज इट इज another name of this disease is rheumatic heart disease, because this disease affects mostly our heart, ठीक है, हार्ट के जो वाल्व्स होते हैं उनको इन्वॉल्व कर लेती है। जो हमारे कार्डियक वाल्व्स हैं उनमें जब वाल्वुलर डिफेक्ट्स आ जाते हैं, जैसे एओर्टिक वाल्व है, पल्मोनरी वाल्व है, इसी तरह से ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल्व है, बाइकस्पिड वाल्व इज आल्सो कॉल्ड माइट्रल वाल्व। तो माइट्रल वाल्व या ये जो सारे वाल्व्स हैं, अगर इसमें कोई पैथोलॉजिकल चीजें स्टार्ट हो जाती हैं, वेजिटेशन स्टार्ट हो जाती है। व्हाट आर वेजिटेशंस? बेसिकली दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म, ग्रुप ए बीटा स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन जब हो जाता है तो आपको पता है जस्ट लाइक कोरोना वायरस, जब एक पेशेंट को कोरोना वायरस डेवलप हो जाता है, हाउ टू डायग्नोज दैट पेशेंट दैट he or she had this infection in the past by doing their antibodies test। ठीक है, आप क्या करते हो, आप सिंपली एंटीबॉडी टेस्ट करवा लेते हो। एंटीबॉडीज अगर उसमें पॉजिटिव आ जाती है कोरोना वायरस अगेंस्ट, तो आप पेशेंट को ये कंसिडर करते हो कि पेशेंट को जो है इस वायरस से इन्फेक्शन हो चुका है, जिसकी वजह से उसमें क्या हुआ, एंटीबॉडीज डेवलप हुई। इसी तरह से आपने जब इस डिजीज को डायग्नोज करना है, तो अगर पेशेंट को फ्रेंजाइटिस हुआ लेकिन वो एट प्रेजेंट अभी नहीं है, उसकी हिस्ट्री क्या होगी कि पेशेंट इज नाउ कमिंग टू यू विद सम अदर कार्डियक प्रॉब्लम्स, आपने उसके एक्सरेस करवाए, ईसीजीज करवाई, ठीक है, कार्डियोमेगाली मेरी हार्ट जो है उसका साइज बढ़ा हुआ है, वैल्वुलर हार्ट डिजीजेस हुई हुई है, ठीक है, या पेशेंट में इस डिजीज के साथ आर्थराइटिस डेवलप हो जाते हैं, जॉइंट इन्वॉल्वमेंट्स होती हैं। इसमें जो आर्थराइटिस होते हैं वो माइग्रेटरी आर्थराइटिस होते हैं। माइग्रेटरी आर्थराइटिस क्या होते हैं कि पेशेंट आपको हिस्ट्री देगा कि उसका पहले शोल्डर जॉइंट जो है वो पेनफुल था, स्वॉलन था, अब वो ठीक हो गया, एल्बो जॉइंट जो है वो स्वॉलन और पेनफुल, फिर वो ठीक हो गया, फिर उसका रिस्ट जॉइंट जो है वो इन्वॉल्व हो गया। तो इसका मतलब है कि जो आर्थराइटिस है वो माइग्रेट कर रहा है फ्रॉम वन जॉइंट टू अनदर जॉइंट, ठीक है। तो इसका एक इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, इसमें माइग्रेटरी पॉली आर्थराइटिस हो जाता है, ठीक है। और इसके अलावा पेशेंट आपके पास प्रेजेंट करेगा कि उसकी बॉडी पे स्किन रैशेस अपीयर हुए हुए हैं, जिसको हम कहते हैं एरिथीमा मार्जिनेटम। आप भी बच्चे उधर चले जाओ, दूर चले जाओ। एरिथीमा मार्जिनेटम क्या होता है, एक्यूट रोमैटिक फीवर के साथ पेशेंट प्रेजेंट करता है कि उसको सर्कुलर लीयंस डेवलप होती हैं, जिसकी आउटर बाउंड्रीज रेडिश कलर की होती हैं, थोड़ी सी एलिवेटेड होती है, जो इनर पोर्शन है वो लाइटर होता है, ठीक है। तो पेशेंट आपके पास प्रेजेंट किया विद दीज कॉम्प्लिकेशंस। जो इस एज इस डिजीज के साथ एज ग्रुप इफेक्ट होता है वो नॉर्मली एज ग्रुप है फ्रॉम 5 to 15 ईयर्स, ठीक है। 5 से 15 साल के जो बच्चे हैं वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं ज्यादा, वो डिजीज जो है उन बच्चों को ज्यादा होती है, 5 to 15 ईयर्स वालों को। अब वो बच्चे जो होते हैं उनमें एक इम्पॉर्टेंट एक और जो इस इन्फेक्शन की वजह से प्रॉब्लम आती है वो क्या होता है, उनका न्यूरोलॉजिकल इस तरह की चेंजेस आती हैं कि उनके अंदर एबनॉर्मल मूवमेंट्स हैंड्स एंड फीट की स्टार्ट हो जाती हैं, जिसको हम कहते हैं सिडेनहाम कोरिया, ठीक है। उसमें क्या होता है कि पेशेंट जो है एक डांसिंग मूवमेंट होती है, आपने कभी शायद जैसे बच्चे देखे हो हॉस्पिटल सेटअप में या वैसे ही किसी एबनॉर्मैलिटी के साथ, के बच्चे जो है उनकी वो इनवॉलंटरी मूवमेंट्स होती है, वो उनके कंट्रोल में नहीं होती, ठीक है। तो दिस डिजीज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू डायग्नोज। फर्स्ट ऑफ ऑल किसी किस्म का फ्रेंजाइटिस अगर होता है तो उसको ट्रीट करना बहुत जरूरी है। अब अगर पेशेंट आपके पास इन सब प्रॉब्लम्स के साथ आ गया तो पेशेंट की हिस्ट्री लें आप। हिस्ट्री में आप क्या पूछेंगे कि पेशेंट को 2 to 3 वीक्स बैक कहीं फ्रेंजाइटिस तो नहीं हुआ था। तो इसकी टिपिकल हिस्ट्री क्या होती है ग्रुप ए बीटा स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन की, कि सबसे पहले ये क्या करता है, ये थ्रोट इन्फेक्शन करता है, ठीक है। वो थ्रोट इन्फेक्शन जो कि अगर तो अनट्रीटेड रह गया, ये प्रॉपर्ली ट्रीट नहीं हुआ, तो इसका लेटेंट पीरियड होता है 2 to 3 वीक्स के बाद, वो क्या करता है, ये कार्डाइटिस डेवलप कर लेता है, हार्ट में चेंजेस आ जाती हैं, जॉइंट्स में चेंजेस आ जाती है, स्किन लीयंस हो जाती है, एरिथीमा मार्जिनेटम हो जाता है, सिडेनहाम कोरियास हो जाती है, एडिमा हो जाता है बॉडी में, ठीक है। इसी तरह से सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स बन जाते हैं। अब इस डिजीज से रिलेटेड मैं आपको एक और बात बता दूं, जब ये डिजीज आप डायग्नोज कर लेते हो, आपने स्ट्रेप्टोकोकस जो ग्रुप ए बीटा स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन जो एएसओ टीटर करवाया, जो एंटी स्ट्रेप्टोकोकल एंटीबॉडीज का टीटर करवाया जब आपने, ठीक है, वो आपको एनहांस मिला, आपने पेशेंट को डायग्नोज कर लिया। अब पेशेंट को एक दफा आपने जब ट्रीट कर लिया और पेशेंट ठीक हो गया, तो पेशेंट की ट्रीटमेंट चलती है टिल उसकी अडल्ट लाइफ तक। अगर वो बच्चा था 5 से 15 साल के दरमियान में उसको ये इन्फेक्शन हुआ, ठीक है, अब आपने उसको ट्रीट कर लिया, ठीक है। अब उसका क्या क्राइटेरिया है कि अगर पेशेंट को रोमैटिक फीवर विद कार्डाइटिस था, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर रोमैटिक फीवर विदाउट कार्डाइटिस था
तो उसका जो प्रोफाइलेक्टिव ट्रीटमेंट चलेगा वो 5 इयर्स तक आप उसको IM बेंजाइल पेनिसिलिन के इंजेक्शन देते हैं पर मंथ, टिल के उसके 5 इयर्स तक उसकी एज मजीद, अगर 15 इयर्स का बच्चा तो 20 साल तक आप उसको दोगे। अगर उसका रोमैटिक फीवर डेवलप हुआ था विद कार्डाइटिस, मींस कि उसको कार्डियक इंसल्ट्स भी साथ हुई, तो आपने उसका जो प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट है, प्रोफाइलेक्सिस जब आप किस चीज का दे रहे हो कि इसको दोबारा इस चीज का जो रोमैटिक फीवर का जो है दोबारा एपिसोड ना हो जाए, ठीक है। तो कार्डाइटिस विद रोमैटिक फीवर को ट्रीट करने के बाद भी आपने उसको 10 इयर्स तक प्रोफाइलेक्सिस देना होता है बेंजाइल पेनिसिलिन का। और थर्ड सिचुएशन कौन सी होती है कि रोमैटिक फीवर विद वैल्वुलर हार्ट डिजीज, कि अभी सिर्फ हार्ट इन्वॉल्व नहीं है, अब हार्ट के जो वाल्व्स हैं उसमें एबनॉर्मैलिटीज आ रही हैं। रिगर्जिटेशन क्या होती है, वाल्व की बैकवर्ड फ्लो जो वाल्व करने लग जाता है। प्रोलैप्स क्या होता है वाल्व का, कि वाल्व का कस्प जैसे ऐसे बंद होते हैं तो कोई एक कस्प है प्रोलैप्स होकर नीचे को गिरा हो, फिर भी क्या होगा, जो हमारा डायरेक्शन ऑफ फ्लो अफेक्ट हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी जितनी भी हो एट्रियम की वेंट्रिकल की, हमारा जो फ्लो है वो अफेक्ट हुआ रहेगा। तो वैल्वुलर हार्ट डिजीज विद रोमैटिक फीवर अगर हुआ था और उसको ट्रीट कर लिया तो उसके लिए आपने 10 साल तक बेंजाइल पेनिसिलिन के IM इंजेक्शन मंथली देने होते हैं टिल के पेशेंट 40 साल का ना हो जाए। 10 इयर्स और मोर आप वो इंजेक्शन दोगे जबकि 40 इयर्स तक का ना हो जाए। मैंने अभी रिसेंटली एक पेशेंट देखा है कि जिसको रोमैटिक हार्ट डिजीज डेवलप हुई थी, रोमैटिक फीवर डेवलप हुआ था, वो डायग्नोज केस था और उसको इंजेक्शंस लग रहे थे, लेकिन जब उसने इंजेक्शन लगवाने बंद कर दिए फॉर 2 to 3 months उसकी सडन डेथ हो गई। हार्ट जो है कार्डियोमेगैली में चला गया, हार्ट डायलेट हो गया, वाल्व्स का फंक्शन खराब हो गया। और ऑब्वियसली जब आपका ये कंडक्शन डिफेक्ट्स आ जाए, जब हार्ट जो है प्रॉपर कॉन्ट्रैक्टाइल एफर्ट से काम नहीं करेगा तो क्या होगा एट द एंड। यही एक हमारा मेजर ऑर्गन है, पंपिंग ऑर्गन है, जिससे क्या करना है, ब्लड पूरे बॉडी को सप्लाई करना है, ठीक है। ये सारा बैकग्राउंड डिजीज के बताने का मकसद ये था कि जैसे जैसे अब आप आगे बढ़ोगे आपको इसका पता चलता है, ठीक है। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिजीज रिगार्डिंग our cardiovascular system. It is acute rheumatic fever which is caused by an organism group A beta streptococcus organism. It's a bacteria, ठीक है। And this disease also called rheumatic heart disease because the major manifestation of this disease is on the heart, ठीक है। What is rheumatic heart disease? Usually affects the children, mostly commonly between 5 to 15 years or young adults. Endemic in parts of Asia, Africa, and South America. Triggered by immune-mediated delayed response to infection with specific strains of group A streptococci. Now, what happens in the body when a streptococcus enters in the body and cause pharyngitis to any person? Immune system in our body get activated. जब immune system हमारा activate हो जाता है तो क्या करता है? एंटीबॉडीज बनाता है उस एंटीजन के अगेंस्ट। एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस जो बनते हैं वो क्या करते हैं, बॉडी में जगह जगह जाके डिपॉजिट हो जाते हैं, इन्फ्लेमेटरी कंडीशन स्टार्ट हो जाती है बॉडी में। अब ये इसमें स्पेसिफिकली होता है कि जो एंटीजन एंटीबॉडी बनते हैं कॉम्प्लेक्सेस, इम्यून जो रिस्पॉन्स जो होता है उसमें क्या होता है कि हार्ट में जाके जब डेपोजिशन होगी तो वो क्रॉस रिएक्ट ये एंटीजेंस करते हैं हार्ट की मायोसिन प्रोटीन के साथ और सार्कोलिमल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स के साथ, और एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होते हैं अगेंस्ट स्ट्रेप्टोकोकल एंटीजेंस। अब जब इन प्रोटीन्स के अगेंस्ट एंटीजेंस ने जो है रिएक्ट किया है और वहां पे एंटीबॉडीज बनेगी तो इन्फ्लेमेटरी कंडीशन स्टार्ट हो जाएंगी इन द एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम एंड पेरिकार्डियम। दीज आर द 3 लेयर्स ऑफ cardiac muscles. The outer is pericardium, middle is myocardium and the inner one is endocardium as well as joints and skin, ठीक है। जब भी बॉडी में ऑटो इम्यून डिजीजेस हो, चाहे इस तरह का कोई इम्यून रिस्पांस एकदम से ट्रिगर हो, जो डेपोजिशन ऑफ एंटीजन एंटीबॉडीज होती हैं वो इस डिजीज में तो स्पेसिफिकली हार्ट में हो रही हैं, जॉइंट्स में, स्किन में भी डिपॉजिट हो जाती है, इन्फ्लेमेटरी कंडीशन स्टार्ट हो जाती है। तो दिस डिजीज अगेन अ मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर, ठीक है, बिकॉज इसने बॉडी के डिफरेंट सिस्टम्स को इन्वॉल्व कर लिए। मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर है दैट यूजुअली प्रेजेंट्स विद फीवर, एनोरेक्सिया, लेथार्जी एंड जॉइंट पेन। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर वाली डिजीज पूरे बॉडी के सिस्टम को अफेक्ट करेगी। बच्चे एसएलई इज ऑटोइम्यून डिजीज, उसमें क्या होता है कि हमारी अपनी इम्यूनिटी अपने ही बॉडी के सेल्स को एंटीजन के तौर पे लेके उसके अगेंस्ट स्टार्ट कर देती है एंटीबॉडीज बनाना, ठीक है, दैट इज एन ऑटोइम्यून डिजीज। इसमें एक बाहर का ऑर्गेनिज्म है जो आया, उसने फ्रेंजाइटिस डेवलप किया, फिर उसने 2 to 3 weeks लेटेंट पीरियड लिया टू डेवलप मोर कॉम्प्लिकेशंस इन द बॉडी लाइक कार्डाइटिस, लाइक पोलीआर्थराइटिस जो कि जॉइंट्स का है प्रॉब्लम, स्किन की मैनिफेस्टेशंस, वो जो एरिथीमा मार्जिनेटम आपको कह रही हूँ। बट इसका बताने का मकसद क्या है कि ये मल्टी सिस्टम्स को इन्वॉल्व कर लेता है। इम्यूनिटी ऑब्वियसली जब भी ट्रिगर करेगी
तो वो क्या करेगी, एंटीबॉडीज बनाएगी, ब्लड में एंटीजन मौजूद है तो ब्लड जहां जहां जाएगा वहां पे क्या होगा, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस ट्रैवल करेंगे और डिपॉजिट होंगे डिफरेंट ऑर्गन्स में। अब सिस्टेमिक अगर डिसऑर्डर था तो सिस्टेमिक सिम्टम्स अपीयर हो गए, ठीक है, फीवर हो गया, एनोरेक्सिया हो गया, लॉस ऑफ एपेटाइट, इसी तरह से लेथार्जी एंड जॉइंट पेन। लेटेंट पीरियड इज ऑफ 2 to 3 वीक्स। आफ्टर दैट स्ट्रेप्टोकोकल फ्रेंजाइटिस के 2 to 3 वीक्स के बाद क्या होगा, पेशेंट में जो है वो कार्डियक इश्यूज आ जाएंगे। अब पेशेंट को आपने डायग्नोज कैसे करना है, उसका एक क्राइटेरिया है, दैट इज डुकेट जॉन्स क्राइटेरिया। डुकेट जॉन्स क्राइटेरिया में दिस इज बेसिकली द क्राइटेरिया जिसमें कुछ मेजर मैनिफेस्टेशंस है डिजीज की, कुछ माइनर मैनिफेस्टेशंस हैं। अगर हमारे पास 2 और मोर मेजर मैनिफेस्टेशंस होगी तो वी डायग्नोज दैट पेशेंट एज acute rheumatic fever। मेजर मैनिफेस्टेशंस कौन सी हैं, कार्डाइटिस, पॉलीआर्थराइटिस, कोरिया, एरिथीमा मार्जिनेटम एंड सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स। अब जो कार्डाइटिस है उससे रिलेटेड क्या बॉडी में प्रॉब्लम्स आएंगे, डिस्निया होगा, पेशेंट ब्रेथलेस हो जाएगा, सिंकोपी, फेंट हो जाएगा, फेंटिंग अटैक्स होंगे, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। पेरिकार्डाइटिस हो जाएगा, जो पेरिकार्डियम आउटर लेयर, आउटर कवरिंग ऑफ द हार्ट, उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाएगी जिसकी वजह से रब भी अपीयर होगा और पेन हो जाएगी, ठीक है। बर्मर्स, एबनॉर्मल हार्ट साउंड्स आएंगी, क्यों, क्योंकि हमारे जो अब एओर्टिक और माइट्रल वाल्व्स उनकी रिगर्जिटेशन हो गई है, वो बैकवर्ड फ्लो करना शुरू हो गए, उनके कस्प प्रॉपर्ली क्लोज नहीं हो रहे, वो एक सिंगल डायरेक्शन में फ्लो नहीं करवा रहे। क्या हो रहा है कि जब वेंट्रिकल हमारा रिलैक्स करता है पीछे ब्लड चला जाता है, कॉन्ट्रैक्ट करने पे तो आगे चला जाता है बट रिलैक्स करने पे रिगर्जिटेशन से वाल्व की पीछे बैकवर्ड फ्लो हो जाता है, हार्ट ब्लॉक्स हो जाते हैं। Sydenham chorea is also a major manifestation in which there is neurological insult, ठीक है। उसमें क्या होगा, पेशेंट को इनवॉलंटरी मूवमेंट स्टार्ट हो जाएंगे, कोरिया एथिटोसिस वाली मूवमेंट, अब नॉर्मल मूवमेंट स्टार्ट हो जाएंगी, एस्टिवाइटिस डांस कहते हैं उसे, ठीक है। प्रायर क्या होगा, टिपिकल हिस्ट्री इज of sore throat and after that sore throat 2 to 3 weeks latent period के बाद ये सब चीजें डेवलप होंगी। This is a typical history of acute rheumatic fever. Subcutaneous nodules are also the major manifestation. Polyarthralgia, migratory arthritis क्या है, यहाँ पहले प्रॉब्लम स्टार्ट हुई इस जॉइंट में, ठीक हो गई, पेशेंट ने कहा मेरे यहाँ स्टार्ट हो गई है, ये भी ठीक हो गई, अब यहाँ स्टार्ट हो गई है, माइग्रेट कर रही है पेन, ठीक है। तो दिस इज अ टिपिकल फीचर। तो आपने डायग्नोज किया पेशेंट को जब उसमें 2 और मोर मेजर मैनिफेस्टेशंस थी या 1 मेजर थी और 2 माइनर थी। अब माइनर मैनिफेस्टेशंस क्या है, उसको फीवर हो गया, आर्थ्रेल्जिया, प्रीवियस ट्रॉमेटिक फीवर की हिस्ट्री है उससे, पहले भी उसको हो चुका है, रेज्ड ईएसआर और सी रिएक्टिव प्रोटीन, ईएसआर आपको पता है इन्फेक्शन में रेज होता है, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। C reactive protein is a very important indicator to detect any type of infection in the body, ठीक है। बॉडी में प्रेगनेंसी की स्टेट भी हो जाएगी तो ESR रेज हो जाता है और C reactive protein हमें बताती है कि इन्फेक्शन का जो है वो कितना लेवल है, ठीक है, कितना प्रोग्रेस कर रहा है इन्फेक्शन। ल्यूकोसाइटोसिस एंड फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक, लेटर ऑन क्या होगा, हार्ट ब्लॉक स्टार्ट हो जाएंगे, जो एट्रियो वेंट्रिकुलर ब्लॉक, एट्रियम से जो कॉन्ट्रेक्टाइल एक्टिविटी या जो एक आप ये समझ लो कि वो एक होता है ना इम्पल्स जो जनरेट होती है ऐसे नोड से एवी नोड से, तो वो जब एट्रियम से वेंट्रिकल की तरफ जाती है तो वो लॉस हो जाएगा, पेशेंट को हार्ट ब्लॉक्स डेवलप हो जाएंगे। इसी तरह से अब सपोर्टिव एविडेंस क्या होगा कि पेशेंट में लाजमी स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है। स्कारलेट फीवर क्या होता है, ये भी इन्फेक्टिव फीवर होता है, पेशेंट को फ्रिंजाइटिस डेवलप हुआ और उसके अलावा पेशेंट को रेज्ड एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ एंटीबॉडीज प्रेजेंट थी उसके अंदर, टीटर आप करवाएंगे। ये टीटर जो होता है इसकी रेंज लेस देन 200 होना चाहिए नॉर्मली, बट इसकी रेंज अगर मोर देन 200, 400, 500 आ गई है तो इसका मतलब है कि पेशेंट की हमने एंटीबॉडी टीटर करवाया और उसमें हमने डायग्नोज कर लिया कि पेशेंट इज हैविंग दिस ग्रुप ए बीटा स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन इन द पास्ट 2 to 3 weeks back and now he or she develops these kind of complications or these kind of manifestations। तो डायग्नोज आप कैसे करोगे, ये पूरा क्राइटेरिया में अगर 2 या 2 से ज्यादा मेजर है, एक मेजर या 2 जो है माइनर है तो पेशेंट को एक्यूट रूमेटिक फीवर, ठीक है। दिस फीवर आल्सो कॉल्ड रूमेटिक हार्ट डिजीज, कुछ इसमें डिफरेंट नहीं है उससे, ठीक है। अब क्या कार्डियक चेंजेस आती हैं, एंडोकार्डियम इन्वॉल्व होता है, मायोकार्डियम और पेरिकार्डियम, इंसिडेंस डिक्लाइंस विद इंक्रीजिंग एज। आपको मैंने बताया कि यंगर एज ग्रुप आर मोस्टली अफेक्टेड, 5 to 15 इयर्स के चिल्ड्रन, ठीक है। ब्रेथलेसनेस होगी, हार्ट फेलियर, पेरिकार्डियल एफ्यूजन होगा, जो आउटर लेयर ऑफ द हार्ट है पेरिकार्डियम, उसमें भी जस्ट लाइक प्लूरल कैविटी, उसमें भी एक पेरिकार्डियल कैविटी प्रेजेंट है जहां पे आप क्या होगा, फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो जाएगी, पेशेंट को पैल्पिटेशंस हो जाएंगी, चेस्ट पेन होगा। पैल्पिटेशंस आर बेसिकली द फीलिंग ऑफ इंक्रीज हार्ट रेट बाय अ पर्सन इटसेल्फ, पर्सन को जब खुद अपनी हार्ट रेट का पता चलना शुरू हो जाता है तो दैट आर पैल्पिटेशंस। पेरिकार्डाइटिस, पैनकार्डाइटिस, पैनकार्डाइटिस का मतलब है कि सारी हार्ट की लेयर्स इन्वॉल्व हो जाएंगी, इन्फ्लेमेटरी चेंजेस आ जाएंगी,
टेकिकार्डिया होगा, कार्डियक एनलार्जमेंट। आप अगर एक सिंपल एक्सरे करवा लें इस पेशेंट का, तो आप कैसे डायग्नोस करोगे? भी आप उसमें वैल्व्स नहीं देख रहे, आपने एकोकार्डियोग्राफी नहीं करवाई। एकोकार्डियोग्राफी पे इन्फ्लेमेशन होगी और सिंपल चेस्ट एक्सरे पे कार्डियोमेगैली होगी, हार्ट बड़ा हुआ होगा, जितना हार्ट का साइज होता है उससे हार्ट जो है वो बड़ा हुआ होगा, ठीक है। इसके अलावा कार्डिक मर्मर्स होंगे। मर्मर्स आर बेसिकली द abnormal heart sounds. They are two normal heart sounds of the body of the heart that are S1 and S2 loop dope sound. सिर्फ ये हमारी नॉर्मल हार्ट साउंड है। एक थर्ड हार्ट साउंड आ जाती है अबव 45 ईयर्स से पेशेंट होता है, बट दैट इज आल्सो कंसिडर्ड एज नॉर्मल अगर पेशेंट जो है वो थोड़ा ओल्ड एज है। बट एबनॉर्मल हार्ट साउंड्स क्या होती हैं, मर्मर्स क्या होते हैं? मर्मर्स आर प्रोड्यूस्ड बाय टर्बुलेंस ऑफ द ब्लड इन द चैम्बर ऑफ द हार्ट। जब टर्बुलेंट फ्लो होता है, टर्बुलेंट फ्लो क्यों होगा? क्योंकि वाल्व्स में कोई इश्यू है, टर्बुलेंस डेवलप हो रही है, एक स्मूथ फ्लो नहीं है। मर्मर्स होंगे, एओर्टिक रिगर्जिटेशन होगी। एओर्टिक वाल्व इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वाल्व बिकॉज एओर्टिक वाल्व ही वो वाल्व है जिसके थ्रू ब्लड ने पास होके कहाँ जाना है, सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाना है। बिकॉज लेफ्ट वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, एओर्टिक वाल्व के थ्रू एओर्टा के थ्रू जाएगा पूरी बॉडी में। एओर्टिक रिगर्जिटेशन हो जाती है 50% ऑफ द केसेस में, बैकवर्ड फ्लो आ जाता है, ठीक है। सिंकोपी हो जाती है पेशेंट को, फेंट हो जाता है पेशेंट, कंडक्शन डिफेक्ट्स हो जाते हैं, जाहिर है सही ब्लड जा नहीं रहा सिस्टमिक सर्कुलेशन में, ब्रेन तक नहीं पहुंचा, पेशेंट जो है फेंट हो गया। ईसीजी चेंजेस में एसटी वेव्स में, टी वेव्स में चेंजेस आ जाएंगे। आर्थराइटिस डेवलप हो जाते हैं एक्यूट रोमैटिक फीवर के साथ, एक्यूट पेनफुल एसिमेट्रिक माइग्रेटरी इन्फ्लेमेशन ऑफ लार्ज जॉइंट्स। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सिमेट्रिकल नहीं है, दोनों साइड्स पे नहीं है, लाइक रोमेटॉइड आर्थराइटिस और एसएलई। एसिमेट्रिकल है, लार्जर जॉइंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, माइग्रेटरी है, एक जॉइंट ठीक हुआ, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, ठीक है। लार्जर जॉइंट्स में नी जॉइंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, एंकल्स, एल्बोज एंड रिस्ट। पेन करेक्टरिस्टिकली रिस्पॉन्स टू एस्पिरिन। एस्पिरिन को पेन जो है रिस्पॉन्ड करती है। एस्पिरिन जैसे ही इन पेशेंट्स को दोगे, पेशेंट की पेन रिलीफ हो जाती है। इवन कि समटाइम डायग्नोसिस के लिए एस्पिरिन दे के देखी जाती है, ठीक है। कि एस्पिरिन एक ऐसी टैबलेट है, सैलिसाइलेट्स ऐसी ड्रग्स हैं इस केस में कि जिससे पेशेंट की जो आर्थ्रेल्जियाज हैं वो सेटल हो जाते हैं, ठीक है। तो एस्पिरिन इज अ ड्रग ऑफ चॉइस। स्किन लीजन्स में इस तरह से राउंडेड एरिथीमा डेवलप होते हैं, दिस इज एरिथीमा मार्जिनेटम, बेसिकली द मार्जिन्स अपीयर्स आउटसाइड दिस लीजन एंड इंटरनली देयर इज अ फेडिंग ऑफ द स्किन, ठीक है। यहाँ पे डिस्कलरेशन है, फेड हुआ हुआ है। लेस देन 5% ऑफ द केसेस में इस तरह से रेड मैक्यूल्स डेवलप हो जाते हैं, एंड मोस्टली ये मैक्यूल्स डेवलप होते हैं वो ट्रंकल एरिया पे और अपर एक्सट्रीमिटीज में होंगे, ठीक। सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स डेवलप हो जाते हैं 5 to 7% पेशेंट्स में। एक्सटेंसिव सरफेस ऑफ द बॉडी पे आपको पता है ये फ्लेक्सर सरफेस है, दिस इज एक्सटेंसिव सरफेस, ठीक है। मसल्स के ऊपर, हाँ ये इसको बंद कर दो, मसल्स के ऊपर और बोन्स के ऊपर इस तरह से नोड्यूल्स डेवलप हो जाते हैं। ये नोड्यूल्स जो होते हैं ये हार्ड होते हैं, फर्म होते हैं और पेनलेस होते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ पेशेंट्स में किस तरह से नोड्यूल्स डेवलप होते हैं कि वो कहते हैं कि ये हमें कहते हैं कुछ नहीं, ये हमारी बॉडी पे है ये नोड्यूल्स, लेकिन ये दर्द नहीं करते। तो इस तरह के जो नोड्यूल्स होंगे जो एक्सटेंसिव सर्फेसेस ऑफ द बॉडी पे होंगे और पेनलेस होंगे, फर्म होंगे, तो दीज आर द मैनिफेस्टेशन ऑफ, मेजर मैनिफेस्टेशन ऑफ एक्यूट रोमैटिक फीवर, ठीक है। इस तरह से नोड्यूल्स डेवलप होते हैं। यहाँ पे ये देखिए कितने सारे आप अप्रिशिएट कर सकते हो इस तरह से। उसके बाद एरिथीमा मार्जिनेटम, इस तरह से एक वो लियन डेवलप हुई हुई है जिसका जो आउटर बाउंड्री है वो इस तरह से रेडिश और इंटरनली क्या है, फेड हुआ हुआ है स्किन, ठीक है। ये टिपिकल लियंस होती हैं और ये मोस्टली आप जो है वो कॉमनली आप अक्सर शायद आपने हॉस्पिटल सेटअप में या कहीं अगर आपने कहीं जॉब वगैरह की है तो आपने देखा होगा कि ये जो एरिथीमा मार्जिनेटम होते हैं ये बहुत ज्यादा टिपिकल लियंस होती हैं, ठीक है। आउटर बाउंड्री होती है, रेज्ड एजेस होते हैं रेडिश, और अंदर से जो स्किन होती है वो लाइटर कलर की होती है, ठीक है। उसके बाद सिडेनहैम कोरिया, एस्टी वाइटस डांस। अगर ये पिक्चर आपको दिखाई जाए तो दिस इज अ टिपिकल फीचर ऑफ एक्यूट रोमैटिक फीवर, सिडेनहैम कोरिया। न्यूरोलॉजिकल इस तरह से मैनिफेस्टेशन स्टार्ट हो जाती है, लेट स्टार्ट होती हैं, एटलीस्ट 3 months आफ्टर एपिसोड ऑफ एक्यूट रोमैटिक फीवर, और ये साइंस जो है वो आहिस्ता आहिस्ता डिसअपीयर हो जाते हैं, ठीक है। अकर्स इन अप टू 1/3 ऑफ द केसेस एंड इज मोर कॉमन इन फीमेल्स। इमोशनल ब्रेकडाउन और चेंजेस मे बी द फर्स्ट फीचर, टिपिकली फॉलोड बाय पर्पसलेस इनवॉलंटरी कोरियोफॉर्म मूवमेंट्स। इस तरह से हैंड्स, फीट और फेस की मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है, स्पीच इनकी एक्सप्लोसिव हो जाती है, हॉल्टिंग हो जाती है, एकदम से जैसे एकदम से बोलने लग जाते हैं, ठीक है। एक्सप्लोसिव टाइप इसकी इनकी स्पीच होती है। छोटे बच्चे होते हैं 5 to 15 ईयर्स के, लेटर जो ज्यादा ओल्ड एज उसमें ये अपीयर नहीं होती है चीज, ठीक है। स्पॉन्टेनियस रिकवरी हो जाती है आफ्टर फ्यू मंथ्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ कोरियो सिडेनहैम
कोरिया और एस्टिवाइटिस डांस, इट सेटल्ड स्पॉन्टेनियसली आफ्टर फ्यू मंथ्स। ठीक है, ये कोई इतना बड़ा चीज नहीं है। अगर आपसे पूछ लेती हूँ मिड टर्म में, तो ये स्पॉन्टेनियसली खुद ही सबसाइड हो जाती है। इसके लिए आपने कोई ट्रीटमेंट ऐसा नहीं करनी होती। ठीक है बच्चे, उसकी जो ये मैनिफेस्टेशन है वो सेटल्ड एज इट इज हो जाती है। जैसे पोलियाल्फिल्डिया विदाउट एस्पिरिन दिए ठीक नहीं होगा, जो जॉइंट्स में पेन है। ठीक है, बट ये सेटल हो जाएंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम। ऑब्वियसली जब एंटीबॉडीज बनेंगी बॉडी में, देखो एक तो होता है ना कि ड्रग्स से आप किसी चीज को ठीक कर रहे हो, एक बॉडी का अपना भी मैकेनिज्म होता है। इसकी सिंपल सी एग्जांपल है कि अगर आपको फीवर डेवलप हो जाता है तो समटाइम्स आपके पास पैराडोल अवेलेबल नहीं है, तो अल्लाह ताला का ये निजाम है कि फीवर का एक पीक आता है, आप बहुत ज्यादा हीट अप अपने आप को महसूस करते हो, बट लेटर ऑन स्वेटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो दिस इज द नेचुरल मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी, जिसकी वजह से हमारी जो बहुत सारी एक्यूट फेजेस है वो सेटल हो जाती है। ठीक है, तो ये एक नेचुरल चीज है। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन आप इसमें क्या करवाओगे? ऑब्वियसली इट इज एन इन्फेक्टिव फीवर, सी रिएक्टिव प्रोटीन करवाओ, ESR करवाओ। इसकी मॉनिटरिंग से आप प्रोग्रेस ऑफ डिजीज देखते हो। थ्रोट स्वैब कल्चर लेना है आपने। थ्रोट से स्पूटम तो नहीं है ऐसा जिसमें होगा, बट थ्रोट से जैसे स्वैब लेते हैं, जैसे नेजल स्वैब लेते हैं कोरोना में, इसी तरह थ्रोट स्वैब लेकर स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन देखा जाता है। एकोकार्डियोग्राफी आप करवाओगे टू सी वैल्वुलर चेंजेस, अगर माइट्रल रिगर्जिटेशन है, प्रोलैप्स है, ठीक है, तो आप ये देख लेते हो एकोकार्डियोग्राफी पे, जो कि हार्ट का अल्ट्रासाउंड है। उसके बाद आपने इन्वेस्टिगेशंस करवा ली। आपने जब सिंपल ब्लड काउंट करवाया तो ऑब्वियसली इन्फेक्शन का फेस चल रहा है, बॉडी में ल्यूकोसाइटोसिस मिलेगा, रेज ESR एंड सी रिएक्टिव प्रोटीन। इसी तरह थ्रोट स्वाब कल्चर करवाओगे तो ग्रुप ए बीटा हीमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई मिलेंगे। ठीक है, और फैमिली कॉन्टैक्ट्स भी आपको हो सकते हैं। आप पूछ सकते हो कि फैमिली में किसी को पहले ये हुआ था, तो कॉन्टैक्ट से भी हो जाता है, इट इज ऑल्सो अ ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ठीक है, एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ एंटीबॉडीज करवाते हैं टीटर, एंटीबॉडीज का लेवल करवा लोगे। ठीक है, और अगर ये मोर देन 200 होते हैं तो इसका मतलब है पेशेंट इज हैविंग दिस टाइप ऑफ डिजीज, एंड चिल्ड्रन में मोर देन 300 यूनिट्स होते हैं। इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है एंटीबॉडीज की वो लेस देन 200 होनी चाहिए। ठीक है, अगर इससे अबव है तो क्या है पेशेंट को? एक्यूट रोमैटिक फीवर। चेस्ट एक्सरेज आप करवाते हो फॉर टू सी एनी कार्डियोमेगाली, देखो हार्ट कितना बड़ा हुआ है। ठीक है, पल्मोनरी कंजेशन, पल्मोनरी वेसल्स में कंजेशन, आप इस तरह से हेजीनेस देखोगे चेस्ट एक्सरे में। ECG में फर्स्ट एंड रेयरली सेकंड डिग्री AV ब्लॉक, एट्रियोवेंट्रिकुलर ब्लॉक्स होंगे, पेरिकार्डाइटिस, टी वेव इन्वर्जन होगी जो हमें ECG वेव में पढ़ी थी, एक तो ST एलिवेशन पढ़ी थी MI में, और एक टी वेव इन्वर्जन से टिपिकल फीचर ऑफ दिस कंडीशन, रिडक्शन इन QRS वोल्टेजेस। एकोकार्डियोग्राफी पे कार्डिक डायलेटेशन होगी, वाल्व एब्नॉर्मैलिटीज। एकोकार्डियोग्राफी ECG से भी आप ये समझ लो कि मोर स्पेसिफिक, अगर आप स्पेसिफिक टेस्ट की तरफ जाते हो तो एकोकार्डियोग्राफी है जो कि हार्ट का अल्ट्रासाउंड है, जिसमें वाल्व्स आप देख लेते हो कि वाल्व्स में वाल्व्स का फंक्शन कैसा है। आप बेसिकली इजेक्शन फ्रैक्शन भी देख लेते हैं कि कितना अच्छा हार्ट फंक्शन कर रहा है, और वाल्व्स की कंडीशन भी देख लेते हो कि उनकी ओपनिंग क्लोजिंग सही हो रही है या नहीं। ठीक है, मैनेजमेंट में क्या है? ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज कैन बी डिवाइडेड इनटू मैनेजमेंट एक्यूट अटैक, मैनेजमेंट ऑफ द करंट इन्फेक्शन, प्रिवेंशन ऑफ फर्दर इन्फेक्शन एंड अटैक्स। अब आपने मैनेजमेंट को डिवाइड किया, सबसे पहले आपने एक्यूट अटैक को मैनेज किया। ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया? मैनेज किया करंट इन्फेक्शन को, अभी वाले इन्फेक्शन को, और फिर आपने क्या किया? प्रिवेंशन की उसके फर्दर इन्फेक्शन से, इसको दोबारा अटैक ना हो जाए, जिसकी मैं अभी बात कर रही थी। तो आपने सिंगल डोज लगा देनी है एक्यूट अटैक में बेंजाइल पेनिसिलिन की 1.2 मिलियन यूनिट इंट्रामस्कुलरली, oral phenoxymethyl penicillin 250 मिलीग्राम 6 hourly for 10 days। इंजेक्शन लगा देंगे पहले एक्यूट अटैक में, और फिर आप उसको ट्रीटमेंट दे देंगे 250 mg टैबलेट 6 hourly। पेनिसिलिन से अगर कोई पेशेंट एलर्जी है तो उसको रिथ्रोमाइसिन दे दें। एनाल्जेसिया आपने पेन किलर देनी है विद हाई डोजेज ऑफ सैलिसाइलेट्स दैट आर एस्पिरिन्स। ठीक है, पेनफुल कंडीशन को एक्यूट रोमैटिक फीवर में मैनेज किया जाता है विद पेनिसिलिन। ठीक है, बेड रेस्ट करवाएं, पेशेंट को सपोर्टिव थेरेपी दें। अब आपने कार्डियक वर्कलोड को कम करना है, पेशेंट को कहने की ज्यादा एक्सर्शन ना करे। जाहिर है हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ेगा, अगर वाल्व्स में पहले नॉर्मेलिटी है तो क्या होगा कि हार्ट फंक्शन प्रॉपर्ली नहीं कर सकेगा। ठीक है, इसी तरह से जॉइंट पेन को लेस करने के लिए उसकी एक्टिविटी को कम कर दें। सिम्टम्स को आप किस तरह से, ड्यूरेशन शुड बी गाइडेड बाय सिम्टम्स अलोंग विद टेम्परेचर, ल्यूकोसाइट काउंट एंड ESR। ये वो पैरामीटर्स है जिनसे आप प्रोग्रेस ऑफ डिजीज देखते हो कि डिजीज प्रोग्रेस करी है या हमारी ट्रीटमेंट की वजह से प्रोग्रेशन कम हो रही है, इसको आप करवाते हो। ठीक है, और देखते हो। शुड बी कंटिन्यूड अंटिल दीज हैव सेटल्ड, जब तक ये सेटल ना हो जाए आपने ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखनी है। रिटर्न टू नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटी विद स्ट्रेनस एक्सरसाइजेस शुड बी अवॉइडेड इन दोज हु हैव हैड कार्डाइटिस। ठीक है, रूटीन पे पेशेंट अगर वापस आ जाता है ट्रीटमेंट को आप स्टॉप कर दे, लेकिन कार्डाइटिस अगर उसको डेवलप हुआ हुआ है तो उसको आपने कहना है कि वो स्ट्रेनस एक्सरसाइजेस ना करे। ठीक है,
उसके बाद आपने कार्डियक फेलियर का पेशेंट है, माइल्ड हार्ट फेलियर अगर उसे है, यूजुअली रिस्पॉन्ड टू रेस्ट एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी. नाउ कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थेरेपी इन एनी काइंड ऑफ इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस. ऑटो इम्यून प्रॉब्लम्स हैं, आपने देखा होगा ऑटो इम्यून डिजीजेस में हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देते हैं बिकॉज दीज आर द मैजिकल ड्रग्स. ये हमारी बॉडी के जो नॉर्मल इन्फ्लेमेटरी प्रोसेसेस है उनको मास्क कर देती है, उनको कम करती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है. ठीक है, तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आप दे दो अलोंग विद रेस्ट. माइल्ड हार्ट फेलियर में, सिवियर कार्डाइटिस में आपने डाइजॉक्सिन देनी है, हार्ट ब्लॉक की टैबलेट होती है, एबी ब्लॉक्स में देते हैं. वेसोडाइलेटर्स दें वेसल्स को डायलेट करने के लिए. कॉन्स्ट्रिक्शन होगी वेसल्स में तो क्या होगा, प्रेशर्स रेज हो जाएंगे और हार्ट जो है ज्यादा वर्क करेगा. वेसोडाइलेटर्स दें, डायूरेटिक्स दें. डायूरेटिक्स क्यों देनी है कि अगर तो बॉडी में एडिमा डेवलप हुआ है, इफ्यूएंस पेरिकार्डियल इफ्यूएंस हैं, तो आपने वाटर को निकालना है बॉडी से, डायूरेज कर दें. ठीक है पेशेंट को. उसके बाद इफ द हार्ट फेलियर इन दिस केसेस डज नॉट रिस्पॉन्ड टू मेडिकल ट्रीटमेंट, वाल्व रिप्लेसमेंट. वाल्व्स अब नकारा हो चुके हैं, सर्जिकली उनको रिप्लेस कर दें. ठीक है, नाउ व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ सिडेनहैम कोरिया? इट इज रिस्पॉन्डेड टू हेलोपेरिडोल. ठीक है, सिडेनहैम कोरिया को आप स्पेसिफिकली ट्रीट करना चाह रहे हैं, वैसे तो ये सेटल हो जाएगा आफ्टर फ्यू मंथ्स, बट आपने हेलोपेरिडोल देना है स्पेसिफिकली फॉर दिस condition. Long term antimicrobial prophylaxis even if no other manifestation of rheumatic fever evolve. Antimicrobial prophylaxis तो आपने देना ही देना है. ठीक है, complete physical and mental rest is essential because the manifestation of chorea may be exaggerated by emotional trauma. अब इस पेशेंट को जिसको abnormal मूवमेंट स्टार्ट हुई नहीं है, आप उसको सिडेट करते हैं. सिडेट करने का मतलब है उसको मेंटली रिलैक्स रखें. अगर वो कोई भी मेंटल ट्रॉमा लेगा तो क्या होगा, उसका ये कोरिया वर्स हो जाएगा. ठीक है, उसके अलावा एस्पिरिन रिलीव द सिम्टम्स ऑफ आर्थराइटिस रैपिडली एंड रिस्पांस बिटवीन 24 आवर्स हेल्प्स टू कंफर्म द डायग्नोसिस. रीजनेबल स्टार्टिंग डोज इज 60 मिलीग्राम per kilogram body weight per day. Now how to count this dose? If a patient is of 60 kg का पेशेंट है तो ये कितनी डोज होगी? 3600. ठीक है, 3600 मिलीग्राम होगी तो वो होगी 3 ग्राम. ठीक है, आपने उसको पर डे डिवाइड करके दे देना 6 डोजेस में. अगर वो 3 ग्राम है तो किस तरह डिवाइड करोगे? किस तरह डिवाइड करोगे? 500 दे दोगे ना, 6 अर्ली देना. 6 डोजेस देनी है. कैसे देंगे बताएं, जल्दी करें. 3 ग्राम्स है, आप डिवाइड कर लो ना, 500 mg आ जाएगा. अगर आप उसको 6 डोजेस देना चाहते हो, 6 डोजेस 24 आवर्स में 4 आवर्ली होंगी. अगर आप राउंड अबाउट 3 ग्राम्स कर लो, अगर राउंड अबाउट 3 ग्राम्स कर लो तो 6 होंगी, 9 होंगी 500 की. 6 देनी है ना, तो किस तरह देंगे? 6 डोजेस. ठीक है, और 6 डोजेस को डिवाइड कैसे करना है 24 आवर्स में? 4 आवर्ली, क्योंकि 24 आवर्स हैं. ठीक है, अच्छा जी. उसके बाद अडल्ट्स में आपने 100 mg पर kg पर डे में बी नीडेड अप टू द लिमिट्स ऑफ टॉलरेंस और मैक्सिमम ऑफ 8 ग्राम्स पर डे. आप अडल्ट्स में आप मैक्सिमम जो डोज दे सकते हैं वो 8 ग्राम दे सकते हैं पर डे. उसको डिवाइड करके दे दो. 8 ग्राम को अगर 6 डोजेस में करेंगे तो कितना बनेगा? 1.5. 8 ग्राम्स को अगर 6 डोजेस में डिवाइड करोगे तो, ये आपने अगर डिवाइड करना है 4 डोजेस में कर दें, 6 आवर्ली दे दें. ठीक है, 24 आवर्स में 6 आवर्ली भी आप दे सकते हो, तो 2 ग्राम हो जाएगी. ठीक है, ओके. आपने तब तक कंटिन्यू करना है इसको जब तक आपका ESR फॉल ना हो जाए, टेपर ऑफ ना हो जाए. ठीक है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स मोर रैपिडली सिम्प्टोमेटिक रिलीफ देन एस्पिरिन एंड आर इंडिकेटेड इन केसेस विद कार्डाइटिस और सिवियर आर्थराइटिस. प्रेडनिसोलोन आप देते हो 1 to 2 मिलीग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट. शुड बी कंटिन्यूड अंटिल ESR इज नॉर्मल. ठीक है, प्राइमरी प्रिवेंशन में आपने क्या करना है? इरेडिकेशन ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस फ्रॉम फेरिंग्स, एडमिनिस्टर सिंगल IM डोज ऑफ बेंजाइल पेनिसिलिन. सेकेंडरी प्रिवेंशन में पेशेंट्स आर ससेप्टेबल टू फर्दर अटैक्स इफ अनदर स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन अकर्स. आपने बेसिकली इन दोनों को छोड़े, आप ये टेबल कर लें. पेशेंट को रोमैटिक फीवर था विदाउट कार्डाइटिस, तो सिम्टम्स रिलीव होने के बाद भी 5 साल तक उसको ट्रीटमेंट दो. IM बेंजाइल पेनिसिलिन पर मंथ फॉर 5 years. रोमैटिक फीवर था विद कार्डाइटिस बट विदाउट वैल्वुलर चेंजेस, 10 years तक ट्रीटमेंट दो. IM बेंजाइल पेनिसिलिन पर मंथ.
रूमेटिक फीवर था, कार्डाइटिस और वैल्वुलर हार्ट डिजीज थी, रिगर्जिटेशंस थे वैल्व्स के, at least for 10 years since the last episode and at least until age 40 years. So this is very very important. अगर आप पेशेंट को नहीं देंगे, पेशेंट की डेथ हो जाएगी जैसे उसको सेकंड अटैक होगा, क्योंकि पेशेंट तो ऑलरेडी डेवलप कर चुका है कार्डिक इश्यूज, उसके वाल्व्स जो है वो खराब हो चुके हैं, उसमें कार्डाइटिस हो गया, ठीक है। प्रोफाइलैक्सिस नहीं दोगे तो क्या होगा कि पेशेंट फॉरन से कार्डियोमेगाली डेवलप कर लेगा, ठीक है जी। कॉम्प्लिकेशंस में क्या होगा, एओर्टिक रिगर्जिटेशन, एओर्टिक स्टेनोसिस, दिस इज एओर्टा जो कि हमारे क्या कर रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड को लेके जा रहा है, रिगर्जिटेशन में वो बैकवर्ड फ्लो कर देगा, या फिर जो है स्टेनोज हुआ होगा, ये वाल्व जिसकी वजह से ब्लड इधर ही रह जाएगा, स्टेनोज वाल्व से ज्यादा पास होगा ही नहीं, ठीक है। केस स्टडी पढ़ लेते हैं। एक पेशेंट आपके पास आया 11 साल का, मेल पेशेंट है विद अ फीवर अप टू 39 सेल्सियस which is informed height is about 102, joint pains and swelling along with shortness of breath, the fever comes and goes at random times of the day, this is very important. fever उसको दिन में आता जाता रहेगा, consistent नहीं है, just like typhoid or any other fever. Fever comes and goes at random times of the day. Symptoms have been present now for 4 days. 2 days ago his right knee was painful and swollen and today it was improved, and now the joint involved today is right ankle and left knee. So this is migratory arthritis. They are quite tender, painful or swollen. Shortness of breath occurs with walking and he is now unable to walk because of joint pain. He also has shortness of breath with lying down flat when he is trying to sleep. लेटे लेटे भी उसे breathlessness हो रही है। हमने उसका पल्स ली, पल्स ज्यादा थी, हार्ट रेट ज्यादा था, टेकिकार्डिया था, रेस्पिरेटरी रेट ज्यादा था, 16 to 20 होता है, दिस इज टेकिपनिया। बीपी कम था, ऑक्सीजन सेचुरेशन भी कम थी रूम एयर पे। टायर्ड था पेशेंट, टेकिपनिक था, टेकिकार्डिया था। ईएनटी स्पेशलिस्ट को हमने बुलाया, उसने कहा कि इसके एनलार्ज एरिथमेटस टॉन्सिल्स हैं और विद एक्जुडेट्स, इसका मतलब फ्रिंजाइटिस है, ठीक। लंग्स क्लियर है लेकिन टेकिपनिक है। हार्ट साउंड्स टेकिकार्डिया है और मरमर्स आ रहे हैं, एब्नॉर्मल हार्ट साउंड्स। एब्डोमेन सॉफ्ट है, बाउल साउंड्स ठीक है, लिवर नीचे आया हुआ है 6 to 7 सेंटीमीटर बिलो राइट कॉस्टल मार्जिन से। नीज और एंकल्स दोनों टेंडर हैं, इवन टू टच, हाथ लगाने से दर्द है, इतनी ज्यादा टेंडर जॉइंट्स हैं। एबनॉर्मल आर्म्स और हैंड्स की मूवमेंट और टंग की, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया। छोटा बच्चा है 11 साल का और उसकी एबनॉर्मल मूवमेंट्स भी हो रही हैं, हाथों की, पाँव की, उसके कंट्रोल में नहीं है, इनवॉलंटरी मूवमेंट्स हैं। चाइल्ड को आपने एडमिट किया हॉस्पिटल में, ईएसआर करवाया ज्यादा था, सी रिएक्टिव प्रोटीन ज्यादा थी, कार्डियोमेगाली मिली चेस्ट एक्सरे पे, एकोकार्डियोग्राफी पे प्रोलॉन्ग, जो ईसीजी पे प्रोलॉन्ग पीरियड इंटरवल था। टीटर कितना है, ASO 754 which should be less than 200. So this is the diagnostic case of acute rheumatic fever. Salicylates is the therapy for painful joints, 75 milligram per day per kilogram per day in this specific 11 years old patient. उसका weight किया होगा। Arthritis improves dramatically. However, the next day an echocardiography confirms severe mitral insufficiency. But यहाँ पे बात खत्म नहीं होती, अगले दिन उसकी echocardiography करवाएंगे in order to see any type of valvular defects, so that we have to continue our treatment according to this echocardiography report. अगर तो echocardiography पे valvular changes हैं तो हमें उसको 10 से ज्यादा साल तक प्रोफाइलैक्सिस देना है, कि जब तक कि वो अगला एपिसोड उसे ना आ जाए। अगर अगला आ गया तो उसकी सडन डेथ हो जाएगी। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिजीज रिगार्डिंग और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, एक्यूट रूमेटिक फीवर, रूमेटिक हार्ट डिजीज। इसमें पेशेंट की जो हार्ट के वाल्व्स हैं उसमें वेजिटेशंस डेवलप हो जाती हैं, ग्रैनुलोमेटस चेंजेस आ जाती हैं, नेक्रोज्ड हो जाते हैं, वहां पे वो ग्रैनुलोमा में नेक्रोसिस डेवलप हो जाते हैं। वेजिटेशंस क्या होती हैं कि एक वाल्व अगर आप बनाएं तो उसके साइडों पे चीजें जो है वो जमा हुई हो, ग्रैनुलोमेटस चेंजेस आएंगे तो वाल्व अपना फंक्शन प्रॉपर्ली नहीं कर सकेगा, ठीक है। Due to significant cardiac disease with elements of congestive heart failure, he is switched to corticosteroids and improves. His heart size decreases over the next 2 weeks. उसका heart का size भी कम हो जाएगा जब आप treatment दोगे, and when it normalizes, he is switched back to salicylates for the total treatment duration of 8 weeks. He does have persistent murmur after the time. However, he started on intramuscular benzathine penicillin, which is given every 4 weeks for streptococcal prophylaxis. अब उसको आपने monthly बेंजाइल पेनिसिलिन की इंजेक्शन लगाने हैं, एक लगेगा, 4 वीकली लगेगा। लगेगा किस तरह, वो 1.5 मिलियन यूनिट्स का इंजेक्शन होता है, यहाँ ये देखो 1.2 मिलियन यूनिट्स का इंजेक्शन होता है, ठीक है बच्चों। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। लेस देन 200 होता है, इसमें अब 754 है, ठीक है। चले बच्चों अटेंडेंस लगवा लें। आमना नाज
Present, ma'am. अनम फिरदौस, Present, ma'am. और ज़हरा, प्रेजेंट मैम। मैम अलीज़ मेरी अफर, पिछली क्लास में एब्सेंट लग गई थी, नेट क्या का नाम? इशू था मेरा। और जहराई। बच्चे आपने मुझे बाद में मेल की थी, मैं तो यहाँ पे सेव कर जाती होती हूँ और मैं इसको खोलती ही नेक्स्ट क्लास में हूँ। तो और ज़हरा, मैम अब अच्छा जी चलिए मैम। चलिए मैं देख लूंगी फिर एट द एंड ऑफ द सेशन, ठीक है। जी अरीज मैम जफर, ठीक है। अतिया कयूम, अवैस खान, दुआ रफीक, Present, ma'am. दुआ जैनब, Present, ma'am. फैसल मंजूर, गुलाम मुर्तजा मुश्ताक, गुले लाला, Present. हफ्सा हनीफ, Present. इकरा बशीर, इकरा बशीर, इस्मा खालिद, Present. जवेरिया गुलामानुल्ला, Present, ma'am. जवेरिया डार, Present. जवेरिया अतीक, किरण फिरदौस, Present. महनूर आबिद, प्रेजेंट। मलका आलिया, मरियम नाज, मुअज्जम अली, Present. मोहम्मद हामिद, मोहम्मद हसन, Present, ma'am. ओशीन साजिद, प्रेजेंट मैम। रगद अब्दुल रहमान, रामेश शौकत, Ma'am, Muhammad Yes, Nabi ma'am. present. मोहम्मद हसन, मोहम्मद हामिद प्रेजेंट, Yes, हसन ma'am. की तो लगी, ओके। रामेश शौकत, Yes, ma'am. राजिया बतूल, प्रेजेंट मैम। रिमशा रशीद, प्रेजेंट मैम। सबा अरशद, Present, ma'am. सहर सईद, प्रेजेंट मैम। रेरा नासिर, Present. सैयदा बिस्मा आमिर, सैयदा दुआ फिजा, तकरीम हमीद सरोही, तहसीन फातिमा, तिरजा अनवर, उजाला नासिर, प्रेजेंट मैम। अरूज अफजल, अरूज जेब, मैम तिरजा अनवर प्रेजेंट है। ठीक है जी, ठीक है। उस्मा अनवर, वजीहा नूर, प्रेजेंट मैम। प्यार फातिमा। Present, ma'am. बच्चों किसी की रहती तो नहीं, अभी बता दो मुझे, मैम हैंड रेस मरियम करके नाज बता रहती दो है। जी। मरियम नाज। मरियम, मरियम नाज। मरियम नाज, ओके जी। ठीक है बच्चों, आप सबने वैक्सीनेशन करवा लेनी है, जितने बच्चे ये ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, ठीक है। आपको पता है आपके मेट्स ऑन कैंपस हैं, अभी डेट नहीं आई है मेट्स की, ठीक है, बट इन नियर फ्यूचर प्लान तो बन रहा है। आपने वैक्सीनेशन का स्टेटस अपना कंप्लीट रखना है, ठीक है। अभी भी बहुत सारे बच्चे हैं जो नहीं करवा रहे, और अब तो एक सिंगल डोज वाली भी आ गई हुई है। मैम अच्छा, एक्सपो भी है, वो वाली लग रही है पाकिस्तान वाली, वो सिंगल डोज है। तो चलो सिंगल डोज वाली तो ज्यादा अच्छी बात है ना, कि एक ही दफा में आप, सॉरी अच्छा, मैम मेरा ख्याल है पिछला जो जितना स्टॉक है ना वो खत्म हो चुके हैं। जी जी बोले, जी बताएं। मैम जिन्होंने असाइनमेंट 11:20 तक सबमिट करवाई थी उनकी एक्सेप्ट हो जाएगी? नहीं, मैम आपने 12 बजे का टाइम दिया था। चले आप कर, आपका क्या नाम है? मैम सवेरा। सवेरा ठीक है नासिर। सवेरा, हो जाएगी एक्सेप्ट, ठीक है। थैंक यू। जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।